चाहते हैं कि यह काम निरंतर चलता रहे, इसीलिए छोटे छोटे उपचार कई बार कईयों के रामबाण सिद्ध हुए। और इसमें कोई बड़ी जीत नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये सिर्फ परमात्मा की इच्छा थी कि जो हम इस काम को जागरूकता के लिए कर रहे हैं, तो जब तक कोई जीत नहीं हासिल होगी तो लोग साथ कैसे देंगे, लोग विश्वास कैसे करेंगे। तो परमात्मा चाहते थे कि इस काम को निरंतर करता रहूं, इसीलिए छोटे छोटे सरल सरल घरेलू उपचार कई जगहों पे चमत्कारी परिणाम दिलाकर अनेकों परिवारों को इस स्वस्थ समृद्ध परिवार के परिवार भाव से बांध दिया। और हम सभी मिलके सोशल मीडिया के माध्यम से और जमीनी स्तर पर एक स्लोगन के रूप में हम जगे हैं औरों को जगाना है, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय बताना है, तो इसको जीवंत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके लिए आप सभी का जो सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन मिल रहा है, उसके लिए कोटि कोटि नमन, दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। अब चलते हैं, इंतजार की घड़ी खत्म हुई, दुल्हन की ओर, दीदी की ओर। जी। जी दीदी। हाँ जी भैया, पूछे क्या पूछना भैया, सब कुछ पता ही है आपको। मुझे तो पता है, बाकियों को नहीं मालूम, तो आप ये बाकियों को जो बाकियों को भी बताना पता है चाहती हो। भैया, मैं बहुत बार सुना चुकी हूँ। चलिए, आज कुछ नए परिवार होंगे तो आप अपने संक्षेप में अपना परिचय देते हुए जो भी आपकी दिल की बातें हैं, संदेश है, समाज के लिए संदेश है, चौपाल के लिए संदेश है, वो संदेश दीजिए, क्योंकि आप एक उम्र में भी बड़ी हैं। आप आज के समय में हर कोई हमारी जो भारत की मानसिकता हो गई है कि क्रांतिकारियों में हीरो नहीं ढूंढते, नायक नहीं ढूंढते, वो नायक एक्टिंग में ढूंढते हैं। और जो कि मतलब पूरा झूठ है, पूरा झूठ है। जी भैया। असली सच तो वही है जो मेहनत कर रहा है, जो हकीकत जीवन को जी रहा है, उसके दिए गए ज्ञान, उसके किए गए अनुभव, उसके जीवन की जीवनी से ही इंसान ज्यादा सीख सकता है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री को ऐसा नहीं कह सकते। फिल्म इंडस्ट्री भी अपने आप में समझने वाले का फेर रह गया, और फिल्म इंडस्ट्री में दिखाने वाले का बदलाव का फर्क रह गया। नहीं तो वही फिल्म इंडस्ट्री है जहाँ रामायण बनी, महाभारत बनी, जहाँ से संस्कार पैदा हुए। वही फिल्म इंडस्ट्री है जहां से सास भी कभी बहू है जैसे घर तोड़ने वाले सीरियल बने। ठीक है, उसी पे चलिए दीदी, अब आप अपना विचार व्यक्त करें। ये सब चीजें भैया जिंदगी का हिस्सा है, तो जिंदगी से ही ये सब कहानियां किस्से आते हैं, है ना। आ, हमारी जिंदगी भी बहुत आसान नहीं रही है भैया। मैं सरहंद में पैदा हुई, सबसे बड़ी बेटी, दो भाइयों की डेथ के बाद मैं तीसरी बच्ची थी, लेकिन घर में बचने वाली पहली बच्ची। तो संपन्न परिवार था जहाँ पे मेरे को बेटों की तरह पाला गया। मतलब कभी ये महसूस नहीं हुआ कि मैं बेटी हूँ या बेटे बेटी में फर्क है। मेरे पापा चाहे बहुत पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन वो इतने उच्च कोटि के इंजीनियर थे, तब फोरमैन बोलते थे भैया, कि बाद में मेरी हम उन्होंने अपनी लाइफ में भैया मतलब जाके अब्रॉड में, फॉरेन कंट्रीज में ऐसी फैक्ट्रियां लगाई रोलिंग मिल्स की, कि जो एक स्विच से चल जाती थी, और सौ सौ इंजीनियर खड़े रह जाते थे कि इन्होंने ये कैसे बना दी, है ना। वो इतने ज्यादा इंटेलिजेंट थे और बहुत खूबसूरत आवाज के मालिक थे। मतलब जब वो गाते थे तो ऐसे होता था कि लोग पूछते थे कि मेरे पापा का नाम श्री देवराज था, कि देव गा रहा है या रेडियो चल रहा है। तो हो सकता है कि ये थोड़ा बहुत जो मैं आर्टिस्ट हूँ, तो ये मेरे अंदर मेरे फादर की वजह से आया हो। तो भैया बहुत अच्छी लाइफ रही। सब मतलब ऐसी बच्ची थी मैं कि जो सबसे आगे होती है ना हर काम में, तो सबकी नजर में चढ़ जाती है। हर काम में आगे, मतलब हर कला में निपुण कह सकते हैं। मतलब रसोई, कढ़ाई, बुनना, सीना, मतलब नाचना, कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो मुझे नहीं आती थी। तो ऐसा बच्चा होता है ना कि सबकी निगाह में आ जाता है कि इसका रिश्ता मुझे दे दो, इसका इसका रिश्ता मुझे दे दो। ऐसा मेरे साथ भी था। लेकिन मैं बहुत शरारती भी थी भैया, कि लड़कों के जैसे रहना,
लड़कों के जैसे काम करना, कि अगर लड़के चलती ट्रेन से उतर जाते हैं तो मैं क्यों ना उतरूं। तो चलती ट्रेन से एक बार मैंने छलांग भी लगा दी, ये तो देखा नहीं कि रेलवे स्टेशन पे जाके उतरती है तो 10 किलोमीटर पीछे ही गिर गई। और बच गई चोट वोट खा के। तो ऐसी नॉटी थी मैं। जब मीत हमारे कॉलेज आए तो तब भी मतलब लड़कियां, मीत बहुत खूबसूरत थे जब हमारे कॉलेज आए तो इतना सुंदर लड़का मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। तो लड़कियां भी भैया, लड़कियों का कॉलेज था तो पागल हो गई थी। ये सच है कि सारे इनके बैग में लेटर्स भरे होते थे लड़कियों के। तो मैं उनमें शामिल नहीं थी। मेरी एक सहेली थी, वो लेटर मेरे नाम से लिख देती थी। तो ये सिलसिला चलते चलते हुआ ये कि मोहब्बत मुझे हो गई। तो ऐसे ही अपने पापा से जाके बोल दिया कि बुआ जी आए हुए थे कि इस लड़की का रिश्ता हमें दे दो, हमारे साथ वाले मांग रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अमीर हैं। तो मैंने ऐसे ही अपने पापा की गोद में बैठे बैठे बोल दिया कि नहीं, मुझे तो अपने सर से शादी करनी है। तो तब उनको लगा कि चलो बच्ची है, अभी पढ़ाई कर ले, ऐसे ही बोल रही है। लेकिन जब उनको बाद में देखा कि ये तो बहुत जिद कर रही है, तो बात सीरियस हो गई। तो 5 साल की स्ट्रगल हुई। तो उसमें भैया ये था कि मी भी अपनी जिंदगी में सेल्फ डिपेंडेंट थे। ये जो जो भी बने जिंदगी में अपनी मेहनत से बने। इनके पापा जब ये बहुत छोटे थे तब चले गए थे छोड़ के। तो भाई जैसे हैं तो उन्होंने खुद को खड़ा किया। तो मीत को ये था कि मुझे प्रोफेसर बनना है, तो इन्होंने अपनी राह वो चुनी। तो घर में सुख सुविधाएं तो नहीं थी उस टाइम जब मैंने शादी करवाई। तो यही मेरे फादर को था कि वहां पे कुछ नहीं है तो पता नहीं तुम कैसे जाके एडजस्ट करोगी, कर भी पाओगी कि नहीं कर पाओगी। तो मुझे था कि नहीं, लड़का पढ़ा लिखा है। तो फिर ये ऊपर से राइटर भी थे। मैंने मेरी जिंदगी में पहली बार मैंने किसी राइटर को ऐसे देखा था। चलो, मतलब सोचा कि जिंदगी यहीं बितानी है। तो जिंदगी आसान नहीं रही भैया, बहुत मुश्किल रही, लेकिन हम डटे रहे। इतनी मुश्किल मैं क्या बताऊं। मैं मतलब नीचा नहीं दिखा सकती किसी को। मैंने कभी किसी से कोई किंतु परंतु नहीं किया भैया। लेकिन कई बार होता है ना कि रिश्ते ऐसे हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता। इनको बहुत प्यार से पाला गया, इनकी भाभीियों ने, इनके मम्मा ने बहुत प्यार से पाला। लेकिन जब मैं गई तो पता नहीं क्या हुआ उस परिवार में। हो सकता है कि उनको ये मंजूर नहीं था कि मैं बड़े घर से आई हूँ, शायद मैं एडजस्ट ना कर पाई हूँ। तो बहुत कुछ हुआ उस घर में मेरे साथ, क्यों हुआ आज तक हमें नहीं पता। लेकिन हम एक दूसरे के साथ डटे रहे। तो सफर चलता रहा, बहुत तंगियां त्रुटियां सब कुछ देखा। लेकिन एक विश्वास था कि अगर नमक के साथ भी खानी है तो एक दूसरे के साथ बैठ के खुशी से खानी है। तो भैया मुझे इन्होंने शादी के बाद पढ़ने लगाया। तो खुद पता नहीं कहाँ कहाँ से इन्होंने वक्त गुजारा, कैसे कैसे खाना खाया। मैं 6-7 साल यूनिवर्सिटी रही तो मेरी स्ट्रगल शुरू हो गई। मैंने थिएटर में एमए किया। एमए करके मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही यहाँ पे। तो इनका एक सपना था कि मैं अपने सपनों को तेरे में से देखना चाहता हूँ पूरे होते हुए। तो मेरी एक ड्यूटी बन गई भैया कि मुझे करना है। तो 3 बजे 4 बजे उठ के भैया, सर्दी में इतनी कंपकपी में जाके उठ के स्ट्रगल करने जाती थी। जैसे जलंधर 5-6 घंटे का रास्ता होता था हमारे घर से। तो जलंधर दूरदर्शन, जलंधर रेडियो, उस पे काम शुरू किया। भूखे प्यासे पैदल जाके बस पकड़नी, कई बार बस ना आनी तो खड़े रहना घंटों कि अगली बस आ जाएगी। फिर 5 घंटे का ठिठुरती मतलब ठंड में सफर तय करके वहां जाना, रिकॉर्डिंग्स करनी। तो फिर रात को 1-2 बजे वापस उसी बस में आना, कभी बस रास्ते में खराब हो जाना। तो भैया मतलब इतना यकीन था और अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस था और मीत पे इतना विश्वास था कि मैं
कहीं भी लोगों को मिन्नत करके ट्रकों में भी चढ़ के आई हूँ घर वापस। तो मुझे कभी किसी ने पूछा नहीं कि तू ट्रक में क्यों आई है। तो सेफली भैया, कहीं भी कहीं कोई टैक्सी करके आना पड़ा, लेकिन मैं कहीं रही नहीं। रास्ते में लोगों ने कहा कि आप यहाँ रुक जाओ, यहाँ रुक जाओ, तो मुझे होता था कि मुझे अपने घर ही जाना है। तो बहुत स्ट्रगल रही भैया, भूखे प्यासे भी रहे, लेकिन वक्त निकलता गया, एक दूसरे के साथ डटे रहे, खड़े रहे। और आज भैया मतलब सब कुछ है, लेकिन एक एक चीज खुद की बनाई हुई है। इन्होंने मेरे घर वालों से कभी कुछ नहीं लिया। जब मेरी शादी हुई तो शादी बेशक मम्मी पापा ने खुद की, लेकिन वो खुश नहीं थे। तो जब जो भी मुझे दिया गया जो दहेज के नाम पे, तो प्रोफेसर साहब ने वो नहीं लिया। इन्होंने कहा कि आपके घर में जो कीमती चीज थी वो मैं लेके जा रहा हूँ, ये सब लकड़ी, ये कबाड़ मुझे नहीं चाहिए। तो वो वहीं रह गया। तो खुद भैया एक सुई से लेके, चम्मच से लेके, खुद अपनी मेहनत से सब कुछ बनाया। और आज भगवान का दिया भैया सब कुछ है। और खुशी है कि जो भी बनाया खुद से बनाया। तो बस भैया सफर जारी है, एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रूठते मनाते हुए। ये 36 साल पूरे हो गए, लेकिन कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा और एक दूसरे पे यकीन रखा भैया। ये तो गुस्से गिले तो चलते रहते हैं, दो दो लोग होते हैं तो किसी को एक बात अच्छी लगी, नहीं लगी, ये सब जिंदगी के पार्ट है भैया। तो अब एक कमी थी भैया जिंदगी में, जिसके लिए सारी उम्र भटके, कहाँ कहाँ नहीं गए। वो भी वक्त आ गया 2019 में कि हमें नायाब और नायरा मिले। इस उम्र में मिले भैया जब हम खुद बूढ़े हो गए। तो हम में हिम्मत नहीं थी, सोचा नहीं था कि हाय कैसे पालेंगे, लेकिन इनको देख के हिम्मत बंध गई, एक दूसरे का सहारा बन के। मतलब मीत जिसने जिंदगी में एक पानी का गिलास उठा के नहीं पिया, तो मेरे साथ भैया कंधे से कंधा मिला के मेरे बच्चों को पाला है। एक को मैं संभालती, एक को ये संभालते। आपको तो पता ही है कि कैसी हालत में वो पैदा हुए, 6 मंथ के थे, है ना, 800 ग्राम के थे जिस दिन ये पैदा हुए। ये हमारा इम्तिहान था भैया, जिसमें हम सफल हुए। तो बस भैया, आप अपनी ड्यूटीज पूरी कर रहे हैं, उनके लिए जी रहे हैं। कब दिन चढ़ता है कब रात हो जाती है पता नहीं चलता। बाकी भैया कुछ आप बैठे हैं, कभी कुछ जिंदगी में कभी भी लगता है कि हाय ये गलत हो रहा है, क्या करें, बच्चों में कुछ हो रहा है या हमें कुछ हो रहा है, तो आप हमेशा हमारे साथ हो। आप स्वस्थ समृद्धि परिवार इसी तरह हमारा हाथ थामे रखना भैया, तो हमारी जिंदगी ऐसे ही आसानी से गुजरती जाएगी। हम कभी डरे नहीं है भैया, जब से आपसे जुड़े हैं तो लगता है कि नहीं कुछ भी होगा तो गोविंद भैया हैं, हमारा परिवार है। जहाँ डॉक्टर काम नहीं करेगा तो हमारा रसोई घर काम करेगा। तो भैया बहुत ही यकीन है हमारी जिंदगी में, जब से आप आए हो भैया, तो हमने रसोई घर से ही अपने सारे उपचार किए हैं, डॉक्टर की कभी जरूरत नहीं पड़ी और ना ही पड़े, भगवान करे। और आप हमारा साथ ऐसे ही बना के रखना भैया। बहुत शुक्रिया स्वस्थ समृद्धि परिवार का कि आपने हमें अपने परिवार का मेंबर बनाया है। बस इसी तरह हमें अपना प्यार आशीर्वाद देते रहना। जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ये सब आप सभी का आशीर्वाद है, राजीव भाई की कृपा है, परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद है। और आपके बच्चे अब बहुत बड़े परिवार के सदस्य हैं, पूरे भारतवर्ष के ऐसे परिवार के सदस्य हैं। जैसा अभी आपने बोला कि हम दोनों बूढ़े हो चले, बूढ़े नहीं हो चले। आप तो अब उसके इतने मामा मामा मौसा चाचा ताया, मतलब सब इतने सारे हैं। कहाँ है नया, वो नायरा है कहाँ? यही है भैया, बुलाना नहीं लेके नया। आइए। और तो भैया